हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की हमारी लास्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम लोग। हमारी सब थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारी लास्ट थ्योरी है जिसका नाम है विलियम आउचीज थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। विलियम आउची ने थ्योरी जेड दी है मोटिवेशन की। ये मोटिवेशन की थ्योरीज में भी आती है, बट हम अभी अप्रोचेस जो हमने पढ़ी है क्वांटिटेटिव वगैरह, नियो क्लासिक हाउथर्न वगैरह, ह्यूमन रिलेशन बिहेवियर वाली, उनमें लास्ट ये बच रही थी हमारी, उसे भी आज हम कवर कर रहे हैं। तो विलियम आउची ने थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन 1981 में दिया। William Auchi developed theory Z after making a comparative study of Japanese and American management practices। यानी कि विलियम आउची ने डेवलप की है थ्योरी Z। उन्होंने कंपेरेटिव स्टडी की है जापानीज एंड अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। थ्योरी जेड इज एन इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ मोटिवेशन। थ्योरी जेड एक इंटीग्रेटेड मॉडल है मोटिवेशन का। अब इसके अजम्पशन क्या क्या है, ठीक है, ये मानता क्या क्या है? बिल्ड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, डेवलप स्किल्स, कलेक्टिव डिसीजन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कि बिल्ड करनी है हमें कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, सहयोग करना है आपस में मैनेजमेंट में, उसकी बात की गई है। इसमें इसमें स्किल्स को डेवलप करने की बात की गई है। डिसीजन कलेक्टिव होने चाहिए, साथ में लिए जाने चाहिए, सब डिसिप्लिन और सेल्फ डिसीजन और सेल्फ डिसिप्लिन की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इसमें फर्स्ट बात करता है म्यूचुअल ट्रस्ट। अकॉर्डिंग ऑफ आउची, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी एंड ओपननेस आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। की अकॉर्डिंग टू, मतलब आउची ने, जो विलियम आउची है, उन्होंने बताया है कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की एसेंशियल तत्व बोल लीजिए, इंग्रेडिएंट्स बोल लीजिए, क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी एकता होनी चाहिए और ओपननेस होनी चाहिए। When trust and openness exist between employee, work group, union and management, conflict is reduced to the minimum and employee cooperate fully to achieve organization objective। यानी कि ये क्या बता रहा है कि अगर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट होगा, ओपननेस होगी, हर चीज को बोलने की उन्हें स्वतंत्रता दी जाएगी, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, वर्क ग्रुप होगा, यूनियन एंड मैनेजमेंट के बीच में अच्छा वर्क होगा, कन्फ्लिक्ट जो भी होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा? इसमें एम्प्लॉय अच्छे से मिलजुल कर काम करेंगे, जिससे कि फुल्ली अचीव, जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। सेकेंड ये बात करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। Several methods can be used to establish a strong bond between the enterprises and its employee. Employees may be granted lifetime employment, which leads to loyalty towards enterprise। यानी कि इसमें सेकंड किस पे बात की गई है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉय के बीच में। काफी सारे मेथड यूज किए जाते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाने के लिए एंटरप्राइज और एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, एम्प्लॉय जो होते हैं वो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट पे काम करते हैं। ठीक है, यानी कि मे बी ग्रांटेड लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। इससे होगा क्या? एम्प्लॉय जो होंगे लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट एक ही के प्रति काम करेंगे और इससे क्या होगा? उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के प्रति। थर्ड ये बात करता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। Suggested involvement of employee in related matters improves their commitment and performance. Involvement implies meaningful participation of employee in the decision-making process, particularly in matter directly affecting them। यानी कि थ्योरी जेड ये सजेस्ट करती है कि एम्प्लॉय को जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, उन सब में इन्वॉल्व करना चाहिए। एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्या होगा? उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा? उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जिससे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उन्हें शामिल करना चाहिए। इससे होगा क्या? एक एम्प्लॉय को लगेगा कि हाँ, मुझे एक एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन हो रहा है, उससे उसे लगेगा कि मुझे एक एंटरप्राइज में, कंपनी में मेरी कुछ वैल्यू है, इसलिए वो अच्छे से काम कर पाएगा। इसलिए एक एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ ये बात करता है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन।
Under theory Z, focus is on sharing of information and resources rather than on chart, division, or any formal structure. An integrated organization puts emphasis on job rotation, which improve understanding about the independence of tasks. Such understanding leads to group spirit. यानी कि जो थ्योरी जेड है वो किस पे फोकस कर रही है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, ठीक है, और रिसोर्सेस रेदर देन ऑन चार्ट डिवीजन और एनी फॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि फोकस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाना चाहिए, रिसोर्सेस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि चार्ट डिवीजन और एनी फॉर्मल स्ट्रक्चर के बदले। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, उससे क्या होगा, ये क्या करेगा, एम्फेसिस करेगा जॉब रोटेशन को। जॉब रोटेशन से क्या होगा, इंप्रूव होगी अंडरस्टैंडिंग इंडिपेंडेंट टास्क की। जॉब रोटेशन किया जाएगा, इससे क्या होगा, इंप्रूव होगा हर एक एम्प्लॉय का टास्क करने का तरीका, ठीक है, इससे ग्रुप स्पिरिट आए। फिफ्थ ये बात करता है कोऑर्डिनेशन पे। द लीडर्स रोल शुड बी टू द कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ऑर्डर टू डेवलप कॉमन कल्चर एंड क्लास फीलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। द लीडर मस्ट यूज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, डिबेट एंड एनालिसिस। लीडर का रोल क्या होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऐसे एफर्ट्स उन्हें करना चाहिए। इससे क्या होगा, डेवलप होगा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, और जो फीलिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो डेवलप होगी, और इससे एक लीडर की जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होगी, डिबेट होगी, एनालिसिस, वो भी इसमें यूजफुल रहेगी, ठीक है। इसके लिए लीडर को यूज करना चाहिए इनको, जैसे कम्युनिकेशन हुई, डिबेट हुई, एनालिसिस, इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट होगा। Informal control system. Organization control system should be made informal. For this purpose, emphasis should be on mutual trust and cooperation rather than on superior subordinate relationship. ये क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल सिस्टम है वो इनफॉर्मल होना चाहिए। इस पर्पस के लिए उसे म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहिए, और म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन पे करना चाहिए उसे पर्पस, ठीक है, और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को। फॉर दिस पर्पस एम्फेसिस शुड बी ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन रेदर देन ऑन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, यानी कि जो सिस्टम है वो इनफॉर्मल होना चाहिए। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट पे बात का काम करना चाहिए, कोऑपरेशन पे ध्यान दिया जाना चाहिए इसके लिए, ना कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पे कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं अच्छे से काम करूंगा, मैं अपना जो लीडर पंथी दिखाऊंगा, मैं अपना हुक्म चलाऊंगा, या जो भी इनकी थिंकिंग होती है, और ये सबऑर्डिनेट है मेरा, इसको मेरे रूल रेगुलेशन को मानना पड़ेगा, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। लास्ट हमारा है Human resource development. Under theory Z, potential of every person is recognized and attempts are made to develop and utilize it through job enlargement, career planning, ट्रेनिंग etc. जो थ्योरी जेड है उसमें बताया गया है कि हर पर्सन को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, उसके पोटेंशियल को और उसके अटेम्प्ट्स को डेवलप किया जाना चाहिए, किसके थ्रू, जॉब एनलार्जमेंट, करियर प्लानिंग और ट्रेनिंग के थ्रू, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज मस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो थ्योरी थी ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है, जो इनकॉर्पोरेट करता है स्ट्रेंथ अमेरिकन मैनेजमेंट। अमेरिकन मैनेजमेंट किस पे बात करता है, यहाँ सिचुएशन पुट हो जाता है कि ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है अमेरिकन मैनेजमेंट में क्या बात होती है और जापानीज मैनेजमेंट में क्या बात होती है। तो अमेरिका दोनों को फॉलो करता है, हाइब्रिड सिस्टम है। तो अमेरिकन में आती है इंडिविजुअल फ्रीडम की, रिस्क टेकिंग की, क्विक डिसीजन मेकिंग की। जापानीज मैनेजमेंट में आती है जॉब सिक्योरिटी, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, सोशल कोहेजन, होलिस्टिक कंसर्न फॉर एम्प्लॉय etc. ठीक है, तो ये थे कि किस पे थ्योरी जेड बात करती है। अब इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशन है कि ये सिर्फ अप्लाई किस पे हो रही है, जापानीज कल्चर पे हो रही है। कैसे, जापानीज कल्चर किस पे बात कर रहा है, जॉब सिक्योरिटी की, जो हमने ज्यादा पढ़ा है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात करता है ये ज्यादा, इसलिए, ठीक है। डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग इन अदर ऑर्गेनाइजेशन डिफिकल्ट है, ठीक है। इट्स प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी और फेल टू डेवलप लॉयल्टी। ये प्रोवाइड इतनी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है और इससे क्या होता है, डेवलप नहीं हो पाती लॉयल्टी।
और एम्प्लॉय जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चल जाते हैं जहां पर उन्हें अच्छा एम्प्लॉयमेंट कहीं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। ये लिमिटेशन तो होती है। मैनेजर होते हैं जो डिसलाइक करते हैं पार्टिसिपेशन किसी और का, इससे उनकी ईगो हर्ट होती है। ठीक है, पार्टिसिपेंट इसलिए करते ही नहीं है एम्प्लॉय की उनकी क्रिटिसिज्म होगा या उनको मोटिवेशन नहीं होगा अगर उन्होंने कुछ गलत कह दिया। और ये थ्योरी, ये सब जितना भी इसमें बताया गया ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो ये थी विलियम आउची की थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।